जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। जी बच्चों कोई सवाल? अच्छा जी तशरीफ ले आए फिर इधर। जी बेटा एक मिनट भाई बस कर दो जी। सवाल कहां से आ रहा है? हाइब्रिड्स। ओके जी बेटा रिटेन्ड अर्निंग्स नेचर क्रेडिट है बेटा। रिटेन्ड अर्निंग्स की नेचर क्रेडिट है। तो जब जब देखो ना नाम से देखो अर्निंग्स प्रॉफिट्स का दूसरा नाम है। प्रॉफिट्स की नेचर क्या है? अर्निंग ऐसे प्रॉफिट को कहते हैं, इनकम्स की बजाय ना प्रॉफिट को कहते हैं। ठीक है इनकम्स एक्सपेंसेस नेट करके अर्न ये किया क्या चले। तो अर्निंग्स प्रॉफिट्स नेचर क्या है? क्रेडिट। रिटेन्ड अर्निंग्स है तो मतलब क्रेडिट काफी अच्छे से आता इकट्ठा किया हुआ। और अगर लॉस आएगा तो वो फिर डेबिट करेगा इसको। तो इस रिटेन्ड अर्निंग के देखे ना हेडिंग क्या लिखी मैंने ऊपर? इक्विटी। इक्विटी में इस हेडिंग में जो भी आएगा उसकी नेचर क्रेडिट है। बल्कि इसके बाद एक और चीज आती है लायबिलिटीज, उनकी नेचर भी क्रेडिट है। फिर कहीं जाकर खत्म होंगे इक्विटी और लायबिलिटीज, फिर एसेट शुरू होंगे डेबिट नेचर की। तो इधर जो कुछ भी आएगा इस मोहल्ले में हर कोई क्रेडिट नेचर वाला होगा। क्रेडिट खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। जी 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 क्यों हो गया? डेबिट कब हुआ बेटा? इस अकाउंट में तो बेटा क्रेडिट हुआ है। दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड समथिंग एल्स इज डेबिटेड। बेसिकली पीएनएल इज डेबिटेड। जो प्रॉफिट वहां आया था वो क्रेडिट नेचर का पड़ा था। ये क्लोजिंग एंट्री होती है। बोलो मत ना यार, जब कोई और सवाल चल रहा हो तो बोला ना को मैंने कहा यार तलवार का भी था यहाँ पे डराने के इनको लटकाओ क्या। एक मिनट मेरी गल सुना। बेसिकली ना क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं पीएनएल के अंदर। मैंने किया भी था ये काम। ठीक है करते 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 हो गई घूम एक की चोंच एक की धूम। प्रॉफिट अगर आ रहा है तो प्रॉफिट का मतलब क्या है? क्रेडिट्स ज्यादा हुए डेबिट्स की निस्बत अमाउंट के हिसाब से। तो नेट में प्रॉफिट बचा वो क्रेडिट था। अब इसको यहां तो नहीं छोड़ते ना। बचपन में इसको क्या करते थे? कैपिटल में ऐड करते थे। तो वो क्या होता था? बेसिकली वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं आप पीएनएल में। वो क्लोज कैसे करते हैं? ये क्रेडिट पड़ा है इसको यहां से निकालो। कैसे करोगे? डेबिट। क्रेडिट नेचर की चीज यहां से खत्म करें तो क्या करोगे? डेबिट। तो यहां से डेबिट करके आप बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के अंदर इसको प्लस कर देते थे। ये क्रेडिट हो गया। ठीक है तो यहां से डेबिट और कैपिटल में क्रेडिट। ये वो पीएनएल से डेबिट और कैपिटल में क्रेडिट। अब बस यही जो क्रेडिट कैपिटल अकाउंट में करते थे इसको हमने कैपिटल अकाउंट में करने की बजाय रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में अलग से कर दिया। बस और तो कुछ नहीं। समझे तो नहीं? आ गई समझ आई है जी? हमारा दिल कर रहा था लग जाएगा पता आहिस्ता आहिस्ता। ये बेसिकली ना ये कैपिटल नहीं छेड़ने की इजाजत होती कंपनी के केस में। ठीक है ना। ये आपने इतना तो पढ़ा होगा शायद, बहुत बुनियादी बातें हैं कि ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज कहलाती हैं। ये जो शेयर्स वाली कंपनी होती हैं तो इसके अंदर ये होता है कि जो पैसा ये लगाया है ना ये कंपनी की मौत पे ही वापस मिलेगा। ठीक है ना। या फिर कंपनी खुद बाय बैक करती है। वो खैर आपके सिलेबस में है नहीं को अब चेंज नई स्कीम से आ जाए तो वैसे अभी है नहीं। किस मायने में होता था बाय बैक। कंपनी अपने शेयर वापस खरीद भी सकती है। ठीक है ना। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं होता नॉर्मली। एसेट ये कैपिटल जो है कंपनी की जिंदगी में कंपनी के पास ये पैसे रहते हैं। हाँ मैं अपने शेयर जो मैंने खरीदे थे वो इस भाई को बेच दूं, ये उस भाई को बेच दें, वो आगे बेच दें तो शेयर तो ट्रेड होंगे पर आपस में हमारी ट्रेडिंग चलेगी। कंपनी के पैसे नहीं देती इसलिए इनको छेड़ने की इजाजत नहीं होती। तो प्रॉफिट्स हैं उनको हम छेड़ते हैं। कैसे छेड़ते हैं ये भी आप देख ही लें। या जरा बीलू मार कर देना। यू नो व्हाट इज बीलू? यू डोंट नो? यू नो? नो। अच्छा देखें जी अगर बचपन में ड्राइंग्स होती थी तो वो कैपिटल को क्या करती थी? काम करती थी ना। तो अगर होती तो यहां पर डेबिट साइड अपने पास रखो। ये वाला ब्लू निकालो दूसरा। ड्राइंग्स है कोई नहीं थी। होती तो इधर से डेबिट करके इसको क्या कर देती? काम कर देती। कैच ना हुआ तो फिर देखना हो गया है। शायद अच्छे हालात हो जाए हमारे। ठीक है सही है। तो ड्राइंग्स मैंने सवाल के अंदर अज्यूम की थी कि कोई नहीं हुई। ठीक है यहां पर भी ड्राइंग्स होती हैं। अब अलग करने का मकसद क्या है? कैपिटल को तो छेड़ नहीं सकते। अगर पैसे निकालने हैं तो इंश्योर ये किया जाता है जो बिजनेस ने कमाया उसी में से निकालें। वो भी सारे नहीं निकालते हम। उसकी वजह इंशाल्लाह पता लग जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। महंगाई भी हो रही है ना। जो 100 रुपया कल लगाया था वो 10 साल बाद वही 100 रुपया तो नहीं ना बिजनेस चला सकता। तो फिर बहरहाल कुछ पैसे रखते हैं हम बिजनेस को। और ये रिटेन्ड अर्निंग्स है। ये बिजनेस की ग्रोथ यही तो है। बिजनेस कमा रहा है सारा नहीं निकाल रहे उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिजनेस इस तरह से ग्रोथ है। ठीक है ना। अगर यहां पर ड्राइंग्स हो तो वो कैपिटल में डेबिट नहीं हो सकती। वो कहां डेबिट होंगी? और उनका नाम भी ड्राइंग्स की बजाय लफ्ज क्या हो जाता है? बल्कि मैं लिख कर काट दूं ताकि आपको मसला ना हो। ड्राइंग्स जो होती थी वो ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जा सकती हैं बल्कि प्रॉफिट्स को डेबिट करेंगे। इसको छेड़ने की इजाजत। और इसका नाम तब्दील कर दिया गया है। इसको कहा जाता है डिविडेंड। यानी कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अगर प्रॉफिट्स को निकाले बिजनेस से अपने इस्तेमाल के लिए तो उसको क्या कहा जाता है? ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटर। प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है डिविडेंड। ठीक है तो कैपिटल को नहीं छेड़ सकते। ओके डन। बट अभी तो ये मैंने वैसे ही आप लोगों ने छेड़ के अभी भी लिखवा दिया। मेरा दिल तक बस ये जीरो रहता है। हाँ जी अगर अभी ज्यादा तो मैं आगे चलूं। मतलब आज का सवाल तो पूरा नहीं होता नजर आ रहा। खैर हो भी सकता है। देखो ना इतना बड़ा सवाल है ये 52 देखो ना जरा। दुआ करो कि पूरा हो जाओ। सकता है आखिरी एंट्री मुझे वैसे ही भेजना पड़ेगा। चलो ये कल समझाऊंगा अभी सिर्फ लिख लो। ऐसे अक्सर हो जाता है कि चलते चलते जब पहुंचते हैं वहां पर तो अब टाइम इतना नहीं होता। उस एंट्री को समझाने में 15 मिनट चाहिए होते हैं। तो अब एंड में 5 मिनट रहता हूं तो मैं लिख कर भेज देता हूं कि एनजी करनी है कर दो। अगले 2 सवाल होमवर्क में है ना घर वो कर लेना। तो उसके बाद फिर अगले दिन आके उस पर टाइम लगा लेते हैं। लेकिन अल्लाह करे आज टाइम तो काफी है। तकरीबन अगर लीगल टाइम की बात करें तो 45 मिनट है। वो 42 ना कहना। वो ऊपर वाले 2-3 लीगल में ही आ जाते हैं। उससे ऊपर जो जाएगा वो इलीगल टाइम है। ठीक है शुरू करें काम। जी बेटा ड्राइंग्स की जर्नल एंट्री तो आपने सीखी थी। ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट।
ठीक है ना, लेकिन वो अलग से लेजर बनता था और फिर एंड पे उसको क्लोज करते थे। ये बेसिकली मैंने बस वहां पे एडजस्ट कर दिया उसको, ठीक है। यानी कि आप अगर ड्राइंग्स को अलग से ना रखें और इस लेजर के हिसाब से एंट्री करें तो इसकी एंट्री ये भी बन सकती है कैपिटल डेबिट कैश क्रेडिट, फर्क तो नहीं पड़ता, कैपिटल कोई काम करना है। लेकिन ये तो मैं कराना ही नहीं, जो कहानी खत्म हो गई है, हम तो अब इधर आ चुके हैं। आप मुझसे डिविडेंड की एंट्री पूछिएगा इंशाल्लाह स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के टॉपिक में जाके, तो मैं उस वक्त इंशाल्लाह आपको बताऊंगा रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और कुछ क्रेडिट, कैश ही कर लो, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट, यानी कि वो एंट्री थोड़ी सी अब बदल गई है। पूछे सवाल पूछे कोई मसला नहीं छेड़ के जाना है, मसला छेड़ दे होके जाके फिर तुम लम्हा पाया होना है जी, सही है। चलूँ आगे, दे लो, मैं इतने पहुंचना मैं मेरा इतना पेट्रोल लग गया आन जान से, वहां खड़ा हूं, पूछ लें। नहीं कोई मसला नहीं, हाँ जी कोई सवाल है तो अभी भी पूछ सकते हैं। नहीं आखिरी फैसला है, मिटा दें भाई, इधर आ जाइए। अब वो मिटेगा नहीं तो दिमाग भी वहां से नहीं हटेगा। आ जाए आप, चलें आप रिवैल्यूएशन शुरू करें। ये तो सिर्फ तैयारियां थी। कैसे हैं रिवैल्यूएशन, कैसा बड़ा त्यौहार है ना आपके लिए, आइए 16 में, तो उसकी तैयारियां चल रही थी अभी तक। हाँ जी लो जी, नस गया जी, पेज नंबर कौन सा था पता नहीं, अच्छा आगे जाना, मैं पीछे वापस छोड़ दूं। मिटा दो भाई, मिटा दो, दिलेरी से मिटाओ, डरना वरना नहीं है। डिस्पोजल क्यों नहीं होगा? क्या रीवैल्यू करने के बाद एसेट को डिस्पोज करना हराम है? करेंगे डिस्पोज। अच्छा सुने जी, अच्छा जी मामला कुछ ऐसे अब कि मैं जरा सवाल ये पढ़ लूं, 100 120 20। अच्छा जी मामला कुछ ऐसे है कि आपने इस पे गौर नहीं करना, ये मैंने क्या लिखा हुआ, ये मैंने ना पिछले सेशन की ना कॉपी की है, ताकि क्योंकि वो तो बोर्ड तो मिट गया ना अब, तो आप लोगों के दिमागों से भी बात मिट जाती है बड़ी जल्दी ना, तो जब कभी मुझे जरूरत पड़ेगी ना इसकी आपको रिवाइज कराने की तो मैं यहाँ से करा लूंगा। मैंने कहा अभी मौके पे जरा मैं भी कर लूँगा काम। अच्छा जी चलिए छोड़िए, वापस आए। हमने एक एसेट खरीदा मुबलिग एक 100 रुपये का, ठीक है, और लाइफ थी इस एसेट की 20 साल, तो 100/20 करें कितनी डेप्रिसिएशन आती है? 5। तो डेप्रिसिएशन जो है वो 100 डिवाइडेड बाय 20 स्ट्रेट लाइन मेथड करें तो ये बन गई 5 रुपये, ठीक है जी। तो 100 में से 5 जब माइनस हुआ, ये डेप्रिसिएशन आ गई ना, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई? तो ये 100, ये -5 हुआ और ये बुक वैल्यू आ गई 90, ठीक है जी, ये बुक वैल्यू। अब मोतरजीन ने एतराज किया कि अकाउंटेंट्स भी अजीब कौम है, इनके पास ना एसेट्स की एक अजीब ही वैल्यू होती है, जिसको कहते हैं किताबी वैल्यू, बुक वैल्यू, किताबी वैल्यू। हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं होता। हो सकता है ये मिसाल के तौर पर मैंने कुर्सी ली है, ठीक है, जनाजा नहीं है कुर्सी है, ठीक है ना, कुर्सी ली है, इस कुर्सी को 1 साल डेप्सिट करके मैं अपनी किताबों में किस पे शो कर रहा हूँ? 95 पे, बुक वैल्यू पे। ये कौन सा मॉडल है? कॉस्ट मॉडल है और बिल्कुल स्टैंडर्ड ने अलाउ किया हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। कोई मदर का रेड मुझे इसको ये करने से रोक नहीं सकता। IAS 16 में मैं इसको 95 पे रख सकता हूँ, लेकिन आपको पता है एतराज करने वाले तो एतराज करते ही करते हैं। तो मोतरजीन ने एतराज किया कि अकाउंटेंट अजीब लोग हैं, 95 की कुर्सी पता नहीं बाजार में इस वक्त 60 की हो सकता है 150 की हो, तो इन्होंने अपने एसेट्स को ऐसी वैल्यू पे रखा होता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं। तो स्टैंडर्ड ने आगे हमें हौसला दिया अकाउंटेंट्स को और क्या कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, 95 पे शो करो। बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, लेकिन अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है इस बात से और तुम भी चाहते हो, तुम्हारे भी दिल में थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि हाँ यार एसेट को जो मार्केट की वैल्यू है उस पर नजर आना चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें एक मैं ऑप्शन देता हूं, तुम अपना मॉडल कॉस्ट से चेंज करके रीवैल्यूएशन पे ले जाओ, ठीक है। कौन सा मॉडल यूज करो? रीवैल्यूएशन मॉडल। अच्छा हाँ, क्या होगा उसमें? तो स्टैंडर्ड ने कहा उसमें आपने फेयर वैल्यू मिसाल के तौर पर 120 रुपये है, ये आपने पता करानी है बाजार से, और अपने एसेट को उठाकर 120 पे ले जाना है, और 25 रुपये का ये गेन जो है ये आपने रिकॉर्ड कर लेना। कहाँ करना है ये तो मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, ये बात समझ आइए? बोलो, यानी 100 रुपए वाला एसेट किताबों में नजर आ रहा था 5 रुपए की डेप्शन होने के बाद 95 पे, हम उसको उठाकर ले जाएंगे 120 पे और 25 का हम गेन रिकॉर्ड करेंगे, बस ये रिवैल्यूएशन। अब इसके थोड़े से एंट्रियाँ सीखेंगे, कुछ इसकी जो है वो कुछ तकल्लुफात हैं, कुछ जो है वो इसके जो मुहर्रिकात हैं, मतलब मुहर्रिकात की तो बात कर ली, ठीक है। तो भाई बात समझ आई है कि नहीं समझ आई? मुहर्रिकात की नहीं समझ आई, ये समझाई नहीं मैंने सादा बात की अभी कि 100 रुपए का एसेट था, 95 पे पड़ा है, आप उसको आज की मार्केट वैल्यू पे उठाकर ले जाएं, हालांकि आपने इस 25 रुपए को पे थोड़ा ही करना है। आपके पास एक बाइक है, मार्केट में बाइक्स की प्राइस बढ़ गई, तो आप क्या वापस दुकानदार के पास जाके वो पैसे देते हो? आपने लाख रुपए का बाइक लिया और 5 महीने 6 महीने गुजरे थे कि बाइक्स की प्राइसेस इतनी बढ़ गई कि आपके वाला बाइक ही आज जो 6 महीने चला हुआ है वो 125 का हो गया, और नया तो पता नहीं 150 से ऊपर चला गया, तो क्या आप ये 25 रुपए शोरूम वाले को जाके देते हो? आप दिल में खुश होते हो ना, तो ये वही खुशी है, ठीक है, सही है। तो 100 रुपए वाला एसेट 95 पर नजर आ रहा था किताबों में, आपने उसको उठा के 125 पे रखा, 25 का गेन आपने बुक कर लिया, ठीक है, सही है। ये गेन कैसे बुक होगा, कहाँ होगा, ये तो मैंने भी बताया नहीं, तो सादा सी बात की थी, ठीक है। तो ये जो काम है ना, ये काम इसको हम रीवैल्यूएशन कहते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसकी तरतीब वर्किंग में समझाता हूँ, वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है, सही है। तो लो जी, ऑफिशियली पहला सवाल अब हम पढ़ने लगे हैं जी, भाई ने बिस्मिल्लाह पढ़ ली। कंपनी एक्स परचेज्ड अ बिल्डिंग कॉस्टिंग 100 मिलियन
ऑन यकम जनवरी 15, मैंने यही से देखकर वो बनाया था ना, ताकि डेटा तो कम से कम ध्यान में आ जाए। यूजफुल लाइफ इज 20 years, इट इज रीवैल्यूड ऑन यकम जनवरी 16, अच्छा इस साल में नहीं अगले साल के पहले दिन कर लिया, कोई मसला नहीं, एट 120। ठीक है, अब तरतीब क्या होगी भाई, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, क्या आप घबरा रहे हैं थोड़ा सा, अच्छा सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, ठीक है। और ये बात जैसे मैंने एस्टीमेट चेंज में नहीं बताया था कि वो लिखा हुआ है ना ऑन फलां डेट, तो पहले उस फलां डेट पे पहुंचो, अगली बात पढ़ा ही ना करो, ये बात आपने देखना ही नहीं है कि हुआ क्या है, पहले कुछ जिस दिन कुछ हुआ है उस दिन तक पहुंच तो लें, ठीक है ना। तो अब हमने एक एसेट खरीदा है यकम जनवरी 15 पे और उसको हमने यकम जनवरी 16 तक लेकर आना है, तो भाई इधर मैं वर्किंग कर लूं, ठीक है। यहां पर भी हमारी ना एक वर्किंग होगी, बल्कि यहां पर भी क्या बोलूं मैं, FAR 2 की बात फिक्स कर गया हूं, यहां पर हमारी एक वर्किंग होगी, ठीक है। वो वर्किंग बुनियाद है, उसके बगैर हमारा सवाल नहीं होगा। वो रिवैल्यूएशन के सवाल में आपसे जर्नल एंट्रीज भी करवा सकता है, वो रिवैल्यूएशन डाल के सवाल में नोट भी बनवा सकता है, वो रिवैल्यूएशन डाल के सवाल में एक्सट्रैक्ट्स भी बनवा सकता है, वो रिवैल्यूएशन डाल के सवाल में डिस्क्रिप्शन भी मांग सकता है। तो आपको जो भी करना है सवाल के अंदर, ये वाली वर्किंग बुनियादी चीज है, इसके बगैर आपका सवाल किसी भी तरह से हो नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम, क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं, नंबर क्या है 52, पेज नंबर 1। अच्छा अब जी हम क्या करने लगे जी, सबसे पहले हमने एक वर्किंग करनी है, ठीक है जी। क्या करिएगा, डेट, डिस्क्रिप्शन, इधर से तो कोना आपको नजर ही नहीं आएगा, इधर डेट, डिस्क्रिप्शन, एसिड, जरा आगे बात आइए। ये वर्किंग तो आप पहले करते आए, इतना काम तो आप पहले करते आए, ठीक है। आज इसके आगे ना आपने 2 कॉलम्स की जगह छोड़ देनी है, वैसे आज सिर्फ एक कॉलम यूज होना है, दूसरा इंशाल्लाह कल होना है, फिर आपकी वर्किंग FAR 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी हो जाएगी। फिर FAR 2 में इसके आगे भी 2 कॉलम्स आएंगे इंशाल्लाह, जब टैक्स इन्वॉल्व होगा। तो इसलिए बड़ी ध्यान से, एहतियात से, इत्मीनान से ये चीजें सीखनी है, रिवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा तो आपकी वर्किंग क्या बन गई, पहला कॉलम डेट का, दूसरा डिस्क्रिप्शन का, तीसरा एसिड का, यहां तक मैंने आपको पहले ही तैयार किया हुआ है, जो सा मर्जी मेथड हो, मैंने इसीलिए ये वर्किंग पकड़ी थी, ठीक है। उसके आगे 2 कॉलम्स की जगह छोड़ देना, देखते हैं वो 2 कॉलम्स में क्या आता है, ओके। अब यकम जनवरी 2015 को एक एसिड खरीदा है आपने, कॉस्ट है इसकी 100, अच्छा मिलियन भी, ऊपर लिख लेना मिलियन। जर्नल एंट्रीज की अगर बात करें तो फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2015 पर के साल की एंट्री, पहली एंट्री यकम जनवरी 2015 पे क्या होती नजर आ रही है जी, एसिड डेबिट, एसिड का नाम तो कोई नहीं है ना, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग लिखते। चलो आज पहला सवाल है, जरा बिल्डिंग लिखते हैं, एसिड लिखते हैं, ठीक है ना। फिर जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर एसिड का नाम लिख लिया करेंगे, क्योंकि अभी एंट्री सीखनी है ना, तो एसिड डेबिट, एसिड क्रेडिट, एसिड डेबिट, ये जरा फिर थोड़ा ज़हन में बैठ जाता है, ठीक है। बिल्डिंग भी लिख सकते हैं लेकिन फिलहाल एसिड लिखें जी। पहली एंट्री एसिड डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से जी, 100 से, कोई मसला इसमें, सभी कर लेते हैं, जो कुछ सीखा आज तक वो सारा कुछ ही ओपन कर लेते हैं। एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बनाएंगे जी हम, ठीक है जी। ये बाय डिफॉल्ट कॉस्ट पे बनता है, अनलेस के वो बुक वैल्यू दे दे मजबूरी में हमें उस तरह से, वो जुगाड़ है जो आज सिखाया है, वो बनता नहीं है उस तरह से। स्टैंडर्ड भी यही कहता है कि इनको अलग अलग रखो, जब नोट बनाना सीख लेंगे ना, मैं डिस्क्लोजर्स पढ़ाऊंगा, जो स्टैंडर्ड एंड डिस्क्लोजर रिक्वायर किए हुए हैं, तो उसके अंदर स्टैंडर्ड ने यूं बोला हुआ है अलग अलग दिखाना, एसेट अकाउंट को अलग दिखाओ, मतलब कॉस्ट अलग से दिखाओ और अक्यूमुलेशन को अलग से दिखाओ, तो रखने अलग होते हैं, ओके सही है। वो तो जहां फंस जाए तो हमने वो यूज करना है। अच्छा जी अब बताओ जी क्या एंट्री पास करूं, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट, तो यकम जनवरी 2015 पे 100 रुपीज लिख लेंगे ना ऊपर, बस इतना माफी देना, जगह कम है मेरे पास, ये फिर उठाना पड़ जाता है, फिर ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बहुत कुछ करना है, वहां वर्किंग चलेगी, साथ साथ यहाँ पे एंट्रीज बढ़ती जाएंगी, 2 साल के लिए करना है हमने काम, ठीक है, 15 और 16। फिर इंशाल्लाह ऐसे 2 सवाल आप घर पे कर लेंगे, फिर कल मैं 2 रिवैल्यूएशन वाला सवाल कराऊंगा, फिर उस जैसे आप होमवर्क में करेंगे, फिर अगले दिन 3 रिवैल्यूएशन वाला, रिवैल्यूएशन आज सिखा दूंगा। उसके बाद बस पॉसिबिलिटीज हैं जी, साल के शुरू में हो रही है, साल के एंड में हो रही है, कभी साल के मिड में हो रही है, कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी पहले लॉस फिर सरप्लस, फिर लॉस, डिफरेंट सिचुएशन बदलेंगे, हमारे रिवैल्यूएशन के रूल्स नहीं बदलेंगे, जरा भाई जाग के बैठना इसलिए आज, ठीक है। अच्छा जी तो पहली एंट्री हो गई, हर जगह पे पहुंच गई। अब मैंने क्या कहा था आपको सवाल शुरू करते हुए कि 31 दिसंबर 2000 यकम जनवरी 2016 में पहले एसेट को लेकर आओ, तो 31 दिसंबर 15 पे पहले लाओ डेप्रिशिएट करके, तो वही उससे अगला दिन बन जाएगा ना, क्या ख्याल है, ठीक है। तो फिर डेप्रिसिएशन निकालनी है 31 दिसंबर 2015 की, तो डेप्रिसिएशन अब खामोश है तो कौन सा मेथड लगाओगे, स्ट्रेट लाइन मेथड में आपने 100 प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, लाइफ कितनी है 20 साल से डिवाइड कर दिया आपने जी 5, और बुक वैल्यू कितनी बन गई 95, ठीक है जी।
अच्छा, अब इस 5 की एंट्री अगर आप लोग फरमा देना तो क्या ही बात है। 5 की क्या एंट्री है, नहीं पता इसकी एंट्री का, कुछ जल तो नहीं रहा जी। जी क्या एंट्री करेंगे 5 की? 31 दिसंबर 15 पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितने से? 5 से। लो जी, अब ये एंट्री की है तो लेजर में भी इस एंट्री को पहुंचाए ना। पूरी बात तो फिर अब हर तरफ ही चल रही है, एंड तक ही जा रहे हैं। ठीक है भाई, एंड पे ना लाजमी है काम करना है भाई, मैं कहूँ या ना कहूँ, वहां से लेके यहाँ तक एक बार जूम आउट करना है। अभी तो चले थोड़ा बहुत आप मूवमेंट कर रहे हैं, वैसे अगर जूम आउट करें एक बार करें भाई, बाय द वे जरा करें जूम आउट। हाइब्रिड वालों जरा बताओ कि अभी भी बिल्कुल सही नजर आ रहा है? ओके कर तो रहे हैं, लेकिन चलो फिर भी जूम इन कर ही लो, अभी फिलहाल कर लो, लेकिन एंड पे एक बार जरूर इनको पूरी पिक्चर देनी है। ठीक है, अभी वापस अपने फ्रेम पे ले आए जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तो ये अकाउंट ओपन करना पड़ेगा हमें, और कोई नहीं है बीडी। ठीक है, पहली एंट्री 31 दिसंबर 15 पे पड़ेगी, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आपके दिमागों में डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट क्रेडिट 5 रुपए से। ठीक है जी, 31 दिसंबर 15 पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ठीक है जी, पहला साल क्लोज कर दूं तो 31 दिसंबर 15 पे कैरी डाउन बैलेंस 100 एसेट अकाउंट में शो हो रहा है, और 31 दिसंबर 15 पे कैरी डाउन बैलेंस अक्यूमुलेटेड एक्शन में शो हो रहा है 5। लो जी, यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं, अभी तो इंट्रो ही चल रही है और ये भी रिवाइज कराई हुई है वो वाली, कोई मसला? अब जाग जाओ सारे के सारे, जिस चीज को नींद आ रही है खड़े होकर जरा दिखाएं। आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ भाई, आप खड़े हो जाओ जी, आप खड़े हो जाओ, नहीं आपसे पीछे से पीछे, हाँ जिन्होंने नहीं देखा आप खड़े, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो बैठ जाओ। मैंने कहा ये जरा थोड़ा सा फ्रेश करूंगा। अच्छा जी, अब तवज्जो ध्यान। यकम जनवरी 16 अगला साल शुरू होता है, तो सबसे पहले क्या किया करते हैं आप? चलो लेजर आज बन रहे हैं, ये कल शायद ही बनाऊं मैं, बहरहाल कल अगर बन भी गए तो परसों से तो मैंने छोड़ ही देना है, तो ये दिमाग में होंगे आपके। ठीक है, कि ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले क्लोजिंग को क्या कर लें, तो यकम जनवरी 16 पे ये। ठीक है, तो ओपनिंग की कोई एंट्री होती नहीं। अच्छा जी, अब बिल्कुल तवज्जो करें, रीवैल्यूएशन स्टार्ट होने लगी है। हम कहां पहुंच चुके हैं? यकम जनवरी 16 पे आ गए ना। 31 दिसंबर 15 मतलब यकम जनवरी 16 ही होता है ना। अब यकम जनवरी 16 पर कुछ हुआ है, कुछ हुआ है कुछ, क्या हुआ है? ऑन यकम जनवरी 16 एसेट इज रीवैल्यूड एट 120। तो ये रीवैल्यूड एट 120 का मतलब क्या होता है? ये क्या 120 क्या है? ये 120 फेयर वैल्यू है। ठीक है, इसको रीवैल्यूड अमाउंट भी कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया तुम्हें? तो इसको आप 120 मिलियन को आप फेयर वैल्यू कह दें, लेकिन ज्यादा हम इसको रीवैल्यूड अमाउंट कहा करेंगे, क्योंकि ये मॉडल के साथ है ना, फिर याद रीवैल्यूड अमाउंट यानी जिस अमाउंट पर इसको रीवैल्यू करके लेके जाना है, तो फेयर वैल्यू ही होती है बेसिकली। रीवैल्यूड अमाउंट क्या है? फेयर वैल्यू को ही कहते हैं। ठीक है, फेयर वैल्यू पर ही तो लेकर जाना है रीवैल्यूएशन मॉडल में, तो रीवैल्यूड अमाउंट भी कहते हैं इसको, फेयर वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब यकम जनवरी 16 पर हमारा एसेट क्या हो गया? रीवैल्यू। क्या हो गया जी? रीवैल्यू। अब बड़ी तरतीब के साथ चलना है। वर्किंग में क्या स्टेप्स होंगे, जर्नल एंट्रीज में क्या स्टेप्स होंगे, ये आज सुन लें, याद कर लें, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। रीवैल्यूएशन जब मर्जी हो, जिस दिन, दरमियान में, स्टार्ट में, एंड पे, ये सब सिचुएशंस आएंगी। कभी गेन आ रहा है, कभी लॉस आ रहा है, सब सिचुएशंस आएंगी, लेकिन हमारे रूल्स नहीं बदलेंगे, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो वर्किंग में क्या किया करेंगे, सबका ध्यान है ना? वर्किंग में क्या करना है, इधर देखें, एक लाइन खाली छोड़ देनी है। मुझे ये लिखना इसलिए पड़ा क्योंकि मेरे पास जरा लाइन नहीं ना होती। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, एक लाइन खाली छोड़कर उससे अगली लाइन में रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है। वैसे थोड़ी देर पहले मैंने ये काम क्या किया था, 95 और 120 को कंपेयर करके 25 निकाला था। निकालना वही 25 है मैंने, लेकिन उस तरतीब से चले तो वर्किंग आगे नहीं चलती। अब ये तरतीब इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारी वर्किंग कंटिन्यूटी में आगे चलती रहे। ठीक है, मैंने क्या बोला जी, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। ठीक है जी, तो इसको आपने, मुझे पता है, उर्दू में लिख भी लिया उन्हें और ये काम भी कर लिया उन्हें, बड़े तेज हैं आप लोग। मकसद कहने का है कि ये कर दें अगर नहीं किया तो। मैंने क्या बोला जी, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। ये लिखकर ना छोटा सा कहीं टॉप पे, बॉटम पे, बीच में नहीं लिखना, वर्किंग के बीच में नहीं लिखना, टॉप पे या बॉटम पे कहीं पे लिख लें। वर्किंग तो भी चलनी है थोड़ी आगे, तो सब रीवैल्यूएशन के दिन ये कब कर रहे हैं हम, तो आप क्या लिख रहे हो, रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे और फिर वो लिख लें। ये नहीं लिखना आगे और फिर वो लिख लें, मतलब कि फिर वो कर भी लें। ठीक है, रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। जल्दी करो, और बुक वैल्यू एसेट अकाउंट बनाने में टाइम लगाओ, जल्दी करो। वर्किंग में रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में
एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। अब ये काम कर लिया, समझ आ रहा है? अब मुझे बताओ 95 से एसेट किस पर लेके आना है? तो बढ़ाना है या कम करना है? बढ़ाना कितने से है? ये 25 रुपए, इधर देखो जरा, ये 25 रुपए क्या है? ये बैलेंसिंग फिगर मैंने निकाला। यानी जो मैंने थोड़ी देर पहले वर्किंग की थी ना, उसमें मैंने असल में वर्किंग को तरतीब ये थी ना, 95 और 120 था, तो मैंने यहाँ पे जाके 25 को बैलेंसिंग निकाला था, इस तरह से निकाला, वही 25 बैलेंसिंग है, लेकिन इस तरतीब पे चले ना, तो सवाल से आगे कैसे चलेगा? एसेट 120 से बड़ा है, तो मुझे 120 वाला एसेट है, इसको आगे चलाना है, तो फिर ये वर्किंग की तरतीब होगी हमारी। ओके, सही है? तो रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। अब ये जुमला पूरा नहीं है, अब पूरा कर लें। और गेन स्लैश लॉस, इसका नाम ऐसे सरप्लस या लॉस, और गेन्स या लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? गेन स्लैश लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। अब मुझे बताओ, ये ना लिखना, मुझे बताओ, वो बात खत्म हो गई। रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे, और सरप्लस या लॉस, गेन को सरप्लस भी कहते हैं, बल्कि हम सरप्लस ही कहेंगे, ठीक है? ओके, गेन ही को सरप्लस कहते हैं, लेकिन हम गेन की वजह सरप्लस का इस्तेमाल करेंगे। ओके जी, क्योंकि गेन असल में ना पीएनएल के अंदर जाता है, इसको मैंने जान नहीं देना उधर, इसलिए इसका नाम सरप्लस रखेंगे। अनरियलाइज्ड है ना, अभी सारी बातें पहले पूछोगे। अनरियलाइज्ड है ना, क्या हमने बेच दिया, ये गेन आ गया हमें? ये तो फिर दिल में खुशी आ रही है, ठीक है? तो भाई के दिल में खुशी आ रही थी, ठीक है? अच्छा, तो रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे, और सरप्लस या लॉस, आज सरप्लस है, कल आएगा लॉस, ठीक है ना? तो सरप्लस या लॉस कैलकुलेट करेंगे। अब ये काम किया, ये 25 आ गया। अब मेरा सवाल, ये 25 सरप्लस है कि लॉस है? क्योंकि एसेट बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। 95 से 120 पे आया, एसेट बढ़ा है, ये पॉजिटिव एसेट बढ़ा है। एसेट का बढ़ना खुशी के काम, खुशी है, एसेट का बढ़ना तो खुशी है, तो ये सरप्लस है। क्या है? तो इस बैलेंसिंग फिगर के आगे हम लिख लेंगे रीवैल्यूएशन सुरप्लस। लो जी, वर्किंग में रीवैल्यूएशन के दिन जो होना था वो हो गया। अब एंट्रीज में जो होना है वो करना है, ठीक है? तो वर्किंग में क्या करेंगे? एक लाइन खाली छोड़ेंगे, रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे, और सरप्लस या लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? अब बारी आती है जनाब जर्नल एंट्रीज की। किसकी जी? जर्नल एंट्रीज की। तो जर्नल एंट्रीज में क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन की रिकॉर्डिंग करनी है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी गेम ऑन होती है। 31 दिसंबर 16 वाला साल है, और 1 जनवरी 16 पर हमने एसेट को रीवैल्यू करना है। अब इधर देखो, रीवैल्यूएशन के दिन कौन कौन सी दो चीजें कंपेयर की थी आपने गेन लॉस निकालने के लिए? बुक वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट। बुक वैल्यू और रीवैल्यूड अमाउंट। ये जो वर्किंग होती है, ये तो रेडीली क्या शो कर रही है? बुक वैल्यू। यहां पर कंपैरिजन से पहले तो नहीं ना बात कर रहा, कंपैरिजन के वक्त ये वर्किंग हमारी रेडीली क्या शो कर रही है? बुक वैल्यू। तो हमने सीधा उसके साथ कंपेयर कर लिया। को मसला इधर तशरीफ में, एसेट अकाउंट क्या बुक वैल्यू पे बन रहा है? एसेट अकाउंट तो हमने बनाने किस पे है? तो क्या हमारा एसेट अकाउंट भी बुक वैल्यू शो कर रहा है? नहीं, ये तो नेट करके देखना पड़ेगा आपको, नेट करके देखना पड़ेगा। वो 95 है, वर्किंग के अंदर रेडीली अवेलेबल है, लेकिन एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है। अगर हमने रीवैल्यूएशन करनी है तो पहले एसेट को बुक वैल्यू पे लाना पड़ेगा। ये जिस मेथड को मैं पढ़ा रहा हूं, इसको जो नाम भी बाद में बताऊंगा क्या होता है इसका, ठीक है ना? तो अगर हमने इस एसेट को रीवैल्यू करना है तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन के दिन इसको किस पे लाना पड़ेगा? बुक वैल्यू पे। इससे आप मुत्तफिक हैं? वर्किंग में बुक वैल्यू अवेलेबल थी, कंपेयर करके गेन लॉस निकाल लिया। क्या यहां बुक वैल्यू अवेलेबल है या कॉस्ट पे एसेट पड़ा है? ये बात मानते हो? कॉस्ट पे पड़ा है। ये 100 रुपए 1 जनवरी 16 पे कॉस्ट है कि बुक वैल्यू है? अब एसेट तो कॉस्ट पे पड़ा है, रीवैल्यू करना है तो बुक वैल्यू से कंपेयर करना है, तो फिर सबसे पहला क्या काम है? इसको बुक वैल्यू पे लाना पड़ेगा। अग्रीड? अगर इसको बुक वैल्यू पे लाना है तो आप ही बताएं। देखिए, आप ही सब कुछ बताते हैं मुझे, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पे आप लोगों को गाइड करने के लिए खड़ा होता हूं। अब मुझे आप ही बताएं, अगर आपने इस एसेट को 100 रुपए वाले एसेट को अपनी बुक वैल्यू पे लाना है तो क्या करना चाहिए आपको? 5 इसमें से माइनस करें, यानी इसको 5 से नेट करें, यानी यूं कहना चाह रहे हैं आपके अक्यूमुलेटेड एफिशिएंसी को इसमें से माइनस करें। अब यहाँ प्लस माइनस होता नहीं, तो लेजर्स हैं, ठीक है? तो आप देखो इधर कितना बैलेंस 1 जनवरी 16 पर पड़ा हुआ है अक्यूमुलेटेड एफिशिएंसी अकाउंट के अंदर। ये 5 का 5 एसेट के 100 में से माइनस करना है। एग्रीड और नॉट? अब माइनस करना नहीं है, लेजर है। लेजर में अगर इस 100 में से कुछ माइनस करना हो तो यहां माइनस तो नहीं ना करते, बल्कि इसको अब यहां क्रेडिट पे 5 लेकर जाना है। पड़ा कहां पे है? तो यहां से निकाल के उधर ले जाएं, यहां से निकालो। डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट एसेट। ये जनाब आपकी रीवैल्यूएशन की पहली एंट्री है जो लाजमी हुआ करेगी। रीवैल्यूएशन जिस दिन हो रही है, साल के पहले दिन है, आखिरी दिन है, और दरमियान में है, आपने देखना है एक्यूमुलेशन के अंदर क्या बैलेंस पड़ा है। जो बैलेंस पड़ा होगा वो सारे का सारा वहां से निकालना है और एसेट अकाउंट में फेंक देना है, क्योंकि हमें एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे चाहिए। बुक वैल्यू कंपेयर करना है रीवैल्यूड अमाउंट से, और एसेट अकाउंट कॉस्ट शो कर रहा है। तो जो बैलेंस पड़ा हुआ एक्यूमुलेशन अकाउंट का वो सारे का सारा ट्रांसफर कर दें एसेट अकाउंट में, ताकि एसेट अकाउंट क्या शो करने लग जाए? क्यों चाहिए बुक वैल्यू? ताकि रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर करें, गेन लॉस निकाल लें। ठीक है ना? तो आपकी वर्किंग है, बात समझ आई? तो फिर इधर देखो एंट्री होने लगी है। पहले एंट्री करूंगा रीवैल्यूएशन की पहली एंट्री। बोलो, आप बोलो, आप बोलो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है? अब देखो यहां से ये नील हो गया, देखो ना यहाँ पे। ये कहां चला गया जी? कहां चला गया? ये जी एसेट, ये जी एसेट में चला गया, मरहूम एसेट में चला गया बैलेंस। ठीक है? ये कहां से आया है? अक्यूमुलेटेड
अब देखो ना, इसका बैलेंस अगर आप निकालो तो कितना आता है? 0। और इसको बैलेंस करो तो इस जगह 16 में क्या आता है? आ गया 95 पे। हाँ, होगी तसल्ली? सही है, समझ आ गई है, मसला हल हो गया। अब ये एंट्री करवानी थी, असल में डायरेक्ट किया करेंगे, लेकिन पहला दिन था इसलिए पहले मैं लेजर की तरफ गया, आइंदा नहीं जाया करेंगे, ठीक है ना? जब तक आपको समझ ना आए, एक दफा देख लेंगे। ये एंट्री लेजर से नहीं करनी, लेजर तो हम बनाते ही नहीं, नॉर्मली बनाना पड़ जाए तो ठीक, अलग बात है, वर्किंग करते हैं, लेकिन वैसे ही एंट्री आपको वैसे याद होनी चाहिए। तो रीवैल्यूएशन के दिन ये पहली ब्लू एंट्री रीवैल्यूएशन की हमने, इसको कहते हैं ट्रांसफर की एंट्री। क्या कहते हैं जी? ट्रांसफर ऑफ व्हाट? क्या ट्रांसफर किया आपने? अक्यूमुलेशन को कहां किया? एसेट अकाउंट में। क्यों किया? बुक वैल्यू पे आए। क्यों लाए बुक वैल्यू पे? क्यों क्या कंपेयर? गेन लॉस। ये सारी कहानी सिर्फ इतनी सी है, अक्यूमुलेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, ठीक है? तो यहां पे मैंने जनाब पहली एंट्री लिखी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट और एसेट का अकाउंट। देखें, हम यहां से देखा करेंगे एक आध दिन कितना बैलेंस पड़ा है, लेजर बनाए बगैर देख सकते हैं। एंट्री देखो, एक ही बार क्रेडिट हुआ तो यही पड़ा है। फिर एक आध दिन गुजरेगा तो हम ये भी नहीं देखा करेंगे, हम यहां से देखना सीखेंगे। उसकी वजह, सवाल में एंट्रीज ना मांगे, ठीक है, डायरेक्ट नोट भी बनवा ले तो हमें पता हो कि कौन कौन सी फिगर इस वर्किंग से कैसे निकलती है। लेकिन अभी तो बहुत ही पहला दिन है, ठीक है, इब्तिदाई इश्क भाई कह रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए अभी जरा सुकून से। तो ये एंट्री कितने से? 5 से कर ली। अच्छा, इसकी नरेशन क्या थी? परचेज एसेट, एसेट परचेज। इसकी एंट्री डेप्शन चार्ज फॉर द ईयर, ये वाला, ठीक है। इसकी ना असल में मैंने लिखवाई की जरूरत नहीं होती, इसकी भी नरेशन अब एक बार लिखवा दूं, वैसे आपको याद तो हो ही गई है, ठीक है। तो इसकी नीचे नरेशन लिखे, मैं थोड़ी सी लिखूंगा, बाकी आपने पूरी करनी है। ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस, चलो सारे लिख देता हूं, टू एसेट अकाउंट। क्यों जी? टू ब्रिंग एसेट अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू। भाई इससे आगे ना लिखें, अगली बात आपको पता है क्यों बुक वैल्यू बुलाया, ये वो बस नहीं होता है, फिर सारी लाइन फिर रहती लिख लेने। टू एसेट अकाउंट, आप तो लिख लिया ना आपने, टू ब्रिंग एसेट अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू। हाँ भी समझ आ गई बात की। अब ये बस ट्रांसफर की एंट्रीज को कहा करेंगे, ये बस इसका रिलेशन बस लंबा चौड़ा पहले दिन नहीं लिखा है, बस फारिग हो गया। ये क्या छोड़ दिया इसने, यानी हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी ही रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, चलो जैसे भी हैं अब, हाँ जैसे भी हैं ऐसे ही हैं, अब हम क्या करें। अच्छा जी, यहां तक को मसला। अब द वेरी मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री इज कमिंग। यू नो द मीनिंग ऑफ मोस्टेस्ट? आई विल टेल यू लेटर, कम आफ्टर क्लास। अच्छा जी, खुशबू लगा के इसकी अंग्रेजी भी बनानी है फास्ट वाली, बता देना, ठीक है। अच्छा सुने, एसेट बुक वैल्यू पे आ गया, अब एसेट को रीवैल्यू करना है। अब एसेट को रीवैल्यू करना है ना, तो वर्किंग से हमें ये पता लगेगा, एसेट को क्या कर दो, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, वो 95 से 120 पे लेके जाना है तो माइनस करोगे, बढ़ रहा है एसेट बढ़ रहा है, फेयर वैल्यू बढ़ गई है हमारे एसेट की, तो एसेट बढ़ रहा है। एसेट का बढ़ना क्रेडिट होता है ना? हाँ, साथ वाले सुन के तुमने बोला, नींद आई हुई है तुम्हें? हाँ तुमने जाग के बैठो। एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? एसेट जरा बहुत डेड स्लो हूं, माजरत, पहली दफा बढ़ रही चीज, ठीक है ना? तो बस कोई बात नहीं, थोड़ा हिम्मत करें, थोड़ा सा बर्दाश्त भी करें जी। एसेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एसेट बढ़े तो डेबिट, एसेट बढ़े तो एसेट डेबिट, ठीक है जी। एसेट अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से जी? 25 से। अब आगे नहीं लिखना आपने, थोड़ी देर के लिए रुक जाए। गेन है लॉस है? गेन। अच्छा, अब ये गेन जरा प्लीज सबकी तवज्जो, नोट नहीं करना, ये गलत लिख रहा हूं मैं, फिर बाद में ना कहना, इंतजामी जिम्मेदार ना होगी अगर गलती होगी। पीएनएल में गेन क्रेडिट होता है ना, बोलो। तो ये गेन क्रेडिट हो गया पीएनएल में, ठीक है। एक मिनट लो जा यार, तू फिर आ जा। अब ये पीएनएल में ये गेन आ गया, इससे ये शामिल हो गया नेट प्रॉफिट में, ठीक है। लेट्स से हमारा पहले वैसे प्रॉफिट 100 बनना था, इसकी वजह से 125 बन गया, ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट यहां से निकलकर आपको पता कहां जाता है? ना हम बड़े हो जाओ रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में ये 125 नजर आए, ये प्रॉफिट है। अब इसको देख के शेयर होल्डर्स की राल टपकना शुरू हो गई, इतने प्रॉफिट्स अज्यूम करो, इसके अलावा जो है वो लेट्स से सिर्फ 10 रुपए का प्रॉफिट था, तो इसकी वजह से कितना हो गया? 35। इतने प्रॉफिट्स। अब आगे डायरेक्टर्स के पास, यार इतने प्रॉफिट्स इकट्ठे किए हुए हैं, कुछ हमें भी बांटो, हमारा भी कोई जो है वो किचन चले हैं जी। कितने दिन से जो है वो हालात खराब है घर पे, जो है वो हम जाते ही लेट हैं, ठीक है। मतलब कोई पैसे हमें भी दो, हमारा भी, हमने पैसे इसमें लगाया है बिजनेस में, हमारे भी तो जो ब्रेड एंड बटर यही है, तो हमें भी कुछ बांटो। अब क्या वो ये बांट सकते हैं? शायद 10 रुपए बांट भी ले, तो क्या ये वाला 25 बांट सकते हैं? क्योंकि ये 25 दरअसल हमें अभी रियलाइज ही नहीं हुआ, इसको रियलाइज प्रॉफिट नहीं कहते। मैं अभी तो गुजारा करूंगा ऐसे ही। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी का टॉपिक जो है ना, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपको बनाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ये 50+ लेक्चर्स में, ठीक है। क्योंकि इसकी कहानी पूरी समझ ही वहां जाके आती है, तो मैं यहां करने का फायदा कोई नहीं, मैं उसको करता ही हूं, ठीक है ना। बहरहाल स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के 2 हिस्से होते हैं, एक पीएनएल होता है और एक अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है। ये पैट जो होता है ना, प्रॉफिट जो आप इसको नेट प्रॉफिट कहते थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये कहानी जो है ये सिर्फ रियलाइज्ड प्रॉफिट्स के लिए। आप इस पीएनएल के अंदर सिर्फ रियलाइज्ड प्रॉफिट्स लेकर जा सकते हैं।
जो अनरियलाइज प्रॉफिट्स होते हैं वो यहां पर नहीं लेकर जाते, उन्हें कहीं और लेकर जाते हैं। रूट यहां से ही कराते हैं, लेकिन मैं अभी इसको फिलहाल छेड़ना नहीं चाह रहा, जैसे करवा रहा हूं वैसे ही कर लें, ठीक है। तो फिलहाल ये बात तो डिसाइड हो गई कि पीएनएल के अंदर इस गेन को डालना ये सरासर गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आप इसको पीएनएल में डालेंगे तो ये तो रियलाइज्ड प्रॉफिट बन जाए, मतलब शो कर रहे होंगे आप, जबकि आपको असल में अभी रियलाइज हुआ नहीं है। ओनर्स आ जाएंगे, हाँ भाई कटो पैसे कटो, आपको कहां से कटने पैसे, ये तो अभी बिका ही नहीं है ना, हमारा कोई इरादा है बेचने का। भाईजान जी हमारा प्लांट है, फैक्ट्री लगाई हुई है, इसको बेच के तुम्हें पैसे दे देते हैं, फिर आ गए पैसे लेने। तो फिर वो क्या कहेंगे, तुम लोग पागल थे क्या कि तुम लोगों ने इस 25 को यहां पे रखा, ये 25 यहां पर नहीं आना चाहिए था, ताकि यहां पर 10 ही होता और यहां पर 10 ही शो होता, और हम इस 10 को देख के ही अपनी औकात में रहते हुए 2-3 रुपए मांगते। ठीक है ना, बात समझ आई? इसका मतलब ये हुआ कि इस 25 के गेन को पीएनएल में लेकर तो नहीं जा सकते, अब फिर कहां ले जाएं? तो इसके लिए अकाउंटेंट्स ने हल निकाला कि इसको आप फिलहाल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के नाम से अपनी इक्विटी में शो कर दें। बुक करना है, एसेट को बढ़ाना है। मोतरजीन के एतराज को दूर करने के लिए यही तो ऑप्शन दिया था हमें स्टैंडर्ड ने। अब एसेट तो 25 से बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ क्रेडिट किसको करें? तो स्टैंडर्ड ने कहा आप इसको रीवैल्यूएशन सरप्लस के नाम का एक अकाउंट ओपन करें और रीवैल्यूएशन सरप्लस के उस अकाउंट में इस 25 को आप रख लें। ठीक है, अगर मैं ये मिटाकर सीधी वाली एंट्री कर दूं ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? ऐसे पीएनएल में नहीं जाने, समझ आ गई ना? तो बोलो, तो इसका मतलब फिर कहां ले जाएं? तो कोई भी अकाउंट खोल सकते थे, आपसे पहले खोलने वाला अकाउंट खोल लिया, इसलिए आप उनका नाम यूज कर लें। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस, इसलिए मैं इसको गेन नहीं कहा था, मैंने कहा सरप्लस कहेंगे, क्योंकि गेन तो रियलाइज्ड पीएनएल में चला जाता है ना, जिस तरह फर्क नाम नजर आता है, तो इसलिए जरा थोड़ा सा इजी रहता है याद रखना। एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये हमने क्या किया जी, ये हमने रिकॉर्डिंग की है ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस, रिकॉर्डिंग ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है जी, ये अनरियलाइज्ड गेन है, ये क्या है जी? अनरियलाइज्ड गेन है, इसलिए इसको पीएनएल में लेकर नहीं जा सकते। लो जी, आपकी रीवैल्यूएशन की ये 2 एंट्रीज हैं बस। ठीक है, रीवैल्यूएशन की बस यही 2 एंट्रीज हैं। ठीक है, अब इसको अगर यहां पोस्ट करवा दें, पहली तो पोस्ट कर दी थी आपने, एसेट डेबिट इन्वेस्टमेंट डेबिट एसेट क्रेडिट, और दूसरी एंट्री क्या बनी? एसेट डेबिट 25 से, एसेट डेबिट 25 से, और एक नया अकाउंट खुल गया, नाम उसका आपने रखा रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट। ठीक है जी, रीवैल्यूएशन, एक मिनट कुछ जज्बाती में होगा, ऊपर वाले की जगह भी खा गई जी। रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट ओपन करें ताकि ये एंट्री, रिटेन्ड अर्निंग में नहीं फेंक सकते आप, रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब वो तो प्रॉफिट्स होते हैं, बोलो। तो आपने एक नया अकाउंट ओपन किया रीवैल्यूएशन सरप्लस का, अब ये डबल एंट्री पड़ी, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। यहां पे क्या लिखोगे? यकम जनवरी 16 ये एसेट, और यहां पर अच्छा ब्लू से लिखना है, यकम जनवरी 16 पर रीवैल्यूएशन सरप्लस, आरएस लिख दूं जरा, रीवैल्यूएशन, जिसको मसला है वो अपने पास पूरा लिखेगा। ठीक है, नहीं सर मतलब यहां पे तो गुंजाइश है, गाते दूसरी बारी सालन लबदा है ना, ऐसे बैग हाँ ना कर देने हैं, लाओ ना सामने मेरे। अच्छा जी बेटा, 2 एंट्रीज रीवैल्यूएशन की, 2 एंट्रीज, एक्यूमुलेटेड एसेट डेबिट, एसेट क्रेडिट, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ठीक है, अब ये सरप्लस कहां नजर आएगा? वैसे ही बता रहा हूं, अभी इससे ज्यादा नहीं सोचना। जहां पर आपका शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग नजर आता था, वहीं पर आपके उसके नीचे ये अलग होने की वजह से अब यूजर को पता है कि ये वाले पैसे मैं मांग नहीं सकता, ये मेरे नहीं है। ओके, गॉट इट? सही है। अच्छा जी, अब इससे आगे 10 मिनट इलीगल शुरू होते हैं। अच्छा जी, अब अगला मामला क्या है? अगला क्या मसला होगा? साल एंड करना है ना, अब बस 16 तक सवाल करना है। क्या मसला है अगला? एक देखें जी, एक एंट्री तो आपको आती है, अगली एंट्री में समझाऊंगा नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन देख के, मैंने कहा था ना, क्योंकि उसमें मुझे 15 मिनट लगने हैं, 15 मिनट तो है नहीं मेरे पास। ठीक है ना, तो बस मैं अब आखिरी 4 एंट्रियां होनी है, 2 रिवाइजन की, 2 अब मजीद होनी है। एक एंट्री आपको आती है, दूसरी आपको नहीं आती, आपको समझ नहीं आएगी, बस मैं बता दूंगा तरीका वारदात क्या है, वो करके अगले 2 सवालों में आ जाना। फिर कल आते ही 15-20 मिनट शायद सिर्फ इसी एंट्री पे लग जाएंगे, इसलिए सुकून से समझने वाली चीज है। वैसे भी मैं अगले दिन समझाता हूँ, एक दिन तो बदजमी हो जाती है। ठीक है, अब 16 का साल भी उसने कहा एंट्रीज करो, तो अब मजीद क्या करना है? अब इसमें क्या करना है, आपको बता नहीं रहा क्या करें अब। और बस ठीक है, रीवैल्यू हो गया, अब यूज होगा, सारा साल यूज होगा तो डेप्रिशिएट होगा, तो डेप्रिशिएट करना है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फॉर्मूला है, तो 100 स्ट्रेट लाइन, 100 डिवाइड बाय 20। कौन सा 100, कौन सा 20? वो तो कहानी हो गई माजी। तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला था ना, अब वो यूज नहीं हो सकता, क्योंकि वो 100 ही डेप्रिशिएट करी जाओगे तो एसेट तो 100 पे है नहीं, वो तो कहां पहुंच गया है? 120 पे, और 1 साल भी गुजर चुका है, अब वो 10 साल भी रेलेवेंट नहीं है। मैंने कल गालिबन बोला था कि रिमेनिंग लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे एस्टीमेट चेंज के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकाली थी, ऐसे यहां पर रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे। ऐसे ही कुछ दिन में इंपेयरमेंट अगर हो गई तो इंपेयरमेंट लॉस आ गया, तो इंपेयरमेंट लॉस आने के बाद भी हम उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ, क्योंकि जब भी कोई चेंज आता है तो अब एसेट के पैटर्न, बेनिफिट, ये जो है ना डेप्रिसिएशन का पैटर्न बदल जाता है। पैटर्न शायद वही रहे लेकिन अमाउंट जरूर बदल जाती है, क्योंकि एसेट की वैल्यू को छेड़ दिया ना आपने। अब एसेट आपका वो पुराने 100 नहीं है, वो तो 120 पे उठा के ले गए, तो क्या वही पुराने 100 की डेप्रिसिएशन से आप काम चला सकते हैं? नहीं।
तो वही एक तरह से एस्टिमेट चेंज जैसी कैलकुलेशन होगी। एस्टिमेट चेंज नहीं है रीवैल्यूएशन, लेकिन मामला तो वही हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है तो आपके लिए यहां मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपने रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पर डिवाइड करना है, ठीक है। रीवैल्यूड अमाउंट किस दिन की उठाओगे, जिस दिन रीवैल्यू कर रहे हो। तो रिमेनिंग लाइफ भी किस दिन की होगी, जिस दिन रीवैल्यू कर रहे हो, यानी कि 1/1/16 ये है वो दिन जिस दिन आपको चाहिए रीवैल्यूड अमाउंट, वो आपको सवाल ने दे दी। और जिस दिन खड़े होकर आपने निकालनी है रिमेनिंग लाइफ। और फिर क्या करोगे, इधर देखो। अब उस जैसे बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट लेते थे, अब वो बुक वैल्यू नहीं ना, बल्कि उल्टा इसको बुक वैल्यू को उठा के फेयर वैल्यू पे लेंगे, तो वही फेयर वैल्यू पकड़ लिया हमने, ठीक है। तो ये आपने पकड़ा यहां से 120 को कान से, लेकिन जब डिवाइड करने लगे तो अब वही वाली कहानी है जो मैंने वहां सिखाई थी। अब ये 20 भी चले तो गलत है, ठीक है। वो 100 नहीं 120 है, 120 भी है ना, तो उसको 20 पे नहीं कर सकते आप, वरना गड़बड़ हो जाएगी, एंड पे जाके पूरा डेप्रिशिएट नहीं होगा, ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, आप रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। अब रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे किस दिन खड़े होके, रेवोल्यूशन के दिन, सॉरी रीवैल्यूएशन के दिन। तो यकम जनवरी 15 को एक एसेट आया था, तो यकम जनवरी 16 तक कितना इस्तेमाल हो गया, टोटल लाइफ कितनी थी, बस ये हर सवाल में करना पड़ेगा टोटल वाला, इसलिए वहां पे वो थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई थी, ठीक है। यकम जनवरी को एसेट आया, यकम जनवरी 15 को, तो यकम जनवरी 16 तक कितना इस्तेमाल हो गया, टोटल लाइफ कितनी थी, 20 में से एक गया तो बाकी, तो 19 साल आपकी रिमेनिंग लाइफ है। मैंने जानबूझ के यहां डेट नहीं लिखी, वरना आप पता क्या गड़बड़ करते, आप 31 दिसंबर 16 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालते, वो तो 18 निकल आती, जो गलत था। इसलिए डेट डाली बाद में, मेरा मशवरा डेट डाला ही बाद में करें, ठीक है। तो अब बेशक डेट डाल दें जी, बोले 6.3। अच्छा, अब एक थोड़ा सा मसला है, जरा मैंने अगला कॉलम नहीं डाला, ठीक है। जरा मैं दोबारा से उसको लेकर चलता हूं, ठीक है। सही है, ये 6.3 बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक मिनट के लिए जरा इधर वापस आए, ये जरा वापस आते हैं दोबारा, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा था, एसेट को उठाकर 95 से 120 पे ले जाना है, तो 25 का क्या आ गया, सरप्लस। ये सरप्लस अब अलग रिकॉर्ड करना है ना, तो ये अगला कॉलम दरअसल किसका था, रीवैल्यूएशन। ये तीसरा किसका कॉलम है, ये इंशाल्लाह कल पता लगेगा, ठीक है ना, कल पता लगेगा, कल आएगा ये, ठीक है। कल 2 रिवैल्यूएशन वाला सवाल करेंगे, ओके। अब एंट्री क्या बनी, इधर देखो, यहां से मैं कह रहा था वर्किंग के अंदर ना, अब इसको फिट करना था, वो समय बात इस तरफ ले गया वो समझाने के चक्कर में, ठीक है। अब मुझे बताओ, एसेट बढ़ा है कितने से, 25 से, तो एंट्री क्या बनी, देखना जरा, 25 से एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। इसकी नेचर डेबिट है, इसकी नेचर क्रेडिट, ये डबल एंट्री हुई पड़ी है। सरप्लस कहां पे नजर आया, मैंने कहां दिखाया अभी जाके आपको, शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग, उसके नीचे रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन गेन सरप्लस गेन प्रॉफिट्स, ये क्रेडिट नेचर के होते हैं ना, तो इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट। तो इसको प्लस नजर आ रहा है तो ये बढ़ रहा है एसेट डेबिट, ये प्लस, तो ये क्रेडिट नेचर की चीजें बढ़ रही है तो क्रेडिट। तो यही डबल एंट्री वर्किंग में नजर आ रही है आपको, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। माजूर तरह मैं वो उधर चला गया फिर वापस आया तो इस पे चल गया, ठीक है। तो बताओ जी, ये मत समझ आती है, ये एंट्री हो गई। अब 25/25 है ये, इसका मतलब ये है कि ऊपर कुछ भी नहीं था, 25 आ गया और अब ये 25 है। जैसे यहाँ 95 था, 25 आ गया तो ये 120 है। मैं 10 ना कह रहा, पता कर जा कहना 25/25 = 1। अच्छा जी, सही है। अच्छा, यहां तक हम मैं मिस कर गया था, ठीक है ना, वो वर्किंग में डालने थे लेकिन असल में समझ गया और फिर आगे चले गए। हाँ, अब यहां पे पहुंच गए जी, एसेट रीवैल्यू हो गया, यकम जनवरी 16 पे एसेट रीवैल्यू हो गया और सरप्लस आ गया है। ये 25 का सरप्लस हमारे पास पड़ा है और 120 पे एसेट पड़ा है। अब ये सारा साल इस्तेमाल हुआ, साल का एंड आया तो एंड पे हमने उसको क्या किया, डेप्रिसिएशन के लिए क्या क्या चाहिए हमें, वही कॉस्ट उठाएं ना, रीवैल्यूड अमाउंट पकड़ लिया आपने। उसके बाद रिमेनिंग लाइफ, ये रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालेंगे, रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर, कितनी निकली थी, ठीक है जी, डन। कितना बना था, 6.3। अब ये माइनस डेप्रिसिएशन होती है ना, अब इसकी एंट्री क्या होती है, एंट्री नहीं बदल जानी, डेप्रिसिएशन की एंट्री आज भी वही है, बोलो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से जी, 6 पॉइंट। भाई यहां तक तो आपको सारी समझ आ गई है ना। अब अगली एंट्री आपको समझ नहीं आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने कल जाहिर है उस पर 20 मिनट लगाने, वो चीज आपको समझ आया तो फिर मैं जंगला निकल जाऊं जी। खैर चले छोड़े, 120/19, ठीक है। और इसको मैं कहता होता हूं हशर। ये हमने क्या किया है, रीवैल्यूएशन अमाउंट के साथ क्या किया है, हशर। तो साथ ही आपको रोने की आवाज आएगी, मैं भी नाल ही जाना है, यानी कि आपने इसको, मैं इसको नशर कहता हूं, यानी कि एसेट। असल में मामला पता है क्या है, ये नहीं करना हमने, हमारा टारगेट क्या है, बाकी मैं बड़ी तफसील से बात समझाऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, कम से कम 15 से 20 मिनट सिर्फ इस एंट्री को समझाने में लगने हैं, इसकी लॉजिक क्या है, इसके पीछे सारा थीम क्या है। फिलहाल सिर्फ एंट्री पास करनी है, वो समझनी नहीं है, यहां से देख के घर पे भी होगा सवाल पास कर लेनी, बस यहां तक कर लेना है। कल जो सवाल आएगा वो फिर यहां से शुरू होगा, 2 रिवैल्यूएशंस करेंगे और ये भी काम सीख कर जाएंगे। परसों जो सवाल आएगा वो यहीं से शुरू होगा, 3 रिवैल्यूएशंस होंगी, सारे काम करेंगे हम उसके अंदर। ये बार बार होने वाला काम है, एक बार नहीं करना, ठीक है ना। 4-5 दिन में तो मैं कह रहा था ना कि आपको एंट्रीज ऐसे होंगी कि आप गहरी नींद से उठा के कहेंगे हाँ भाई रिवैल्यूएशन की एंट्रीज आप शुरू हो जाओगे, तो इतना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह, पर उसके लिए थोड़ी मेहनत है, 4 से 5 दिन की। बहरहाल ये क्या है जी, एसेट को आपने कम किया, अब टारगेट ये है कि जैसे जैसे एसेट खत्म हो वैसे वैसे इसका रिलेटेड सरप्लस भी खत्म करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर हल क्या है, जो आपने हशर किया एसेट के साथ, वही नशर आप सरप्लस के साथ कर दें। अब इसके पीछे पूरी लॉजिक है, ये क्या है, ये दरअसल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 1.3 आएगा,
पहले जमाने में रिवैल्यूएशन से पहले 5 रुपए की डेप्शन होती थी, रिवैल्यूएशन के बाद 6.3, तो 1.3 की डेप्शन बढ़ गई है ना, ये असल में वो चीज है। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, इसकी एंट्री ऐसे क्यों होती है, मैं कब बता रहा हूं, मैं नहीं बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, ठीक है। तो बताओ जी क्या इसका आंसर, यहां से बस घर पे क्या करना है, ये सब सीख लिया, बोलो ये डेप्शन की एंट्री भी कर ली, समझ गए कि अब ये हशर के साथ ही आपने नशर कर देना बस, ठीक है ना, ये नशर आपने कर लेना है और ये मेरे कहने पे कर लेना है, इसको समझने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है जी। कितना आया, 1.3 आ गया ना। अब ये बुक वैल्यू मुझे बता दो कितनी आती है, बुक वैल्यू जी 113.7 और इधर 23.67, ठीक है जी। लो इसके सामने यहां पे लिखेंगे हम बुक वैल्यू, ठीक है जी, और 31 दिसंबर 16। अब बस ये एंट्री 1.3 की भी एंट्री है ना, जैसे 6.3 की है, तो 1.3 की एंट्री क्या है, बिना समझे बिना सोचे यहां से नकल करके लिख लेनी है अगले दोनों सवालों में, जो अगले दोनों सवाल बिल्कुल सेम डिटो कॉपी हैं प्रैक्टिस के। ये लॉजिक क्या है, एंट्री करनी कैसे है, ये सीख लेना, तो वो फिर कल मसले को नहीं, वो समझा दूंगा, ठीक है ना। तो ये इसकी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट। मैंने बिल्कुल नहीं समझाई है, इसलिए कोई ये ना कहे ये क्या है, मुझे भी नहीं पता ये क्या है आज, मुझे बस ऐसे लगता है कि जैसे ये बस मैंने कहीं से देखकर यहां लिखी है और आपको कह रहा हूं आप भी देख के कहीं से यहीं से जहां जहां जरूरत पड़े लिखते रहे आज का दिन, ठीक है। सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स, कल इंशाल्लाह इसको नरेशन भी इसकी मैंने इसलिए लिखी, कल लिखवाऊंगा इंशाल्लाह समझाने के बाद, ठीक है जी। तो ये अच्छा इधर देखो, इसको भी पूरा कर दूं, ये काम तो कर लिया था ना। पहली 2 एंट्रीज किसकी है, रीवैल्यूएशन की, एक्यूमुलेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट, एसेट डेबिट, सरप्लस क्रेडिट, डन डन। अब अगली 2 एंट्रीज डेप्रिसिएशन की हैं। पहली एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 31 दिसंबर 16 पर, ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, और रिटेन्ड अर्निंग का लेजर में बना नहीं रहा, बस वो दिमाग के अंदर कर लेंगे, ठीक है। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, डन, ठीक है। क्लोज फरमाएं, एसेट अकाउंट को जरा क्लोज फरमाएं, क्या बैलेंसिंग फिगर आती है 31 दिसंबर 16 पे, 120 आती है, तो मतलब आपका सवाल सही जा रहा है, क्योंकि यही तो आप चाह रहे थे कि एसेट अकाउंट क्या शो करने लग जाए, कॉस्ट की बजाय। नहीं बुक वैल्यू पे तो लाए थे, बुक वैल्यू पे तो लाए थे कि रीवैल्यू करना है, ठीक है। जब रीवैल्यू हो गया तो अब ये क्या शो करेगा, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, यही तो हम सब चाहते थे, मिनटों में रीवैल्यूड अमाउंट आ जाए, ठीक है जी। तो 120 के ऊपर आपका एसेट शो हो रहा है, शो मार रहा है, और 31 दिसंबर 16 पर कैरी डाउन बैलेंस 6.3। ये क्या हुआ, ये तो सिर्फ 1 साल की डेप्शन आ रही है, तो अक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट होता था, हाँ जी। रीवैल्यूएशन के दिन तक जितनी डेप्शन थी वो तो ट्रांसफर होकर एलिमिनेट होकर खत्म हो गई थी, उसके बाद अब रीवैल्यूएशन के बाद से लेके ईयर एंड तक की डेप्शन पड़ी है, तो 1 ही साल गुजरा, अभी तो 1 ही साल की पड़ी, ठीक है। इसको भी क्लोज फरमाएं, और ये अभी सरप्लस जो 23.7 का बचा पड़ा है, ये भी जैसे जैसे एसेट खत्म होगा पिघलेगा, साथ ही इसको भी बहा ले जाएगा, ठीक है ना। और सही है। अच्छा अभी आखिरी एंट्री की मैंने कोई लॉजिक नहीं दिया बेटा, आपने उसके ऊपर गौर नहीं करना। अगले दोनों सवाल भी इसी तरह से, एक रीवैल्यूएशन वाले हैं 2 साल के, जरा गौर फरमा लें, देख लें बेशक, अगले दोनों सवालों को पहले देखें। एक रीवैल्यू, हाँ अगले दोनों सवाल होंगे, उनका सोल्यूशन भी मौजूद है, लेकिन आखिरी एंट्री बिना समझे आपने लिखनी है, ठीक है। ओके, ये वर्किंग करनी, तरतीब यही रखनी है, ठीक है। ये वर्किंग करनी है, वर्किंग में जो काम सिखाया, वर्किंग में क्या करना है, रीवैल्यू के दिन एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यू अमाउंट लिख के सरप्लस लॉस निकालना है, और एंट्री में क्या करना है, पहले ट्रांसफर की एंट्री फिर रीवैल्यूएशन की एंट्री, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अगले दोनों सवाल इधर देखें, एक मिनट अल्लाह हाफिज। ये 53 और 54 इनके सोल्यूशन आगे मौजूद हैं, ठीक है। वर्किंग भी एंट्रीज भी, तो ये दोनों सवाल आपके अगले होमवर्क में है। अल्लाह हाफिज।